पार्टी से प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र यादव जी आपका स्वागत है। एसबीएसपी से प्रवक्ता हैं सुनील अर्कवंशी जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं जावेद अहमद जी आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता हैं आलोक वर्मा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले आलोक वर्मा जी आप ही के साथ शुरुआत कर रहा हूं। सितंबर अक्टूबर में ओबीसी सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कुछ तैयारी है ओबीसी वोट बैंक को साधने की? क्योंकि बीएसपी के ऊपर जो आरोप लगता रहा कि दलितों की तैशी है, अब ब्राह्मण सम्मेलन बीएसपी कर रही है और आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगता रहा कि आप तो सवर्णों का ही ख्याल रखते हैं, तो क्या आप ओबीसी वोट बैंक की याद बीजेपी को आई है? नहीं, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगता रहा। हम जात जमात की राजनीति हमेशा से नहीं करते रहे हैं, कभी नहीं करते रहे हैं। लेकिन ये भी हमारा नारा रहा है करना चाहिए। ईद पर हम संगठन में हो या सत्ता में, सभी को, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे युवक हों, चाहे जातियां हों, यानी सभी का हिंदुस्तान में जो भी जातियां हों, उत्तर प्रदेश में जो भी जातियां हैं, संगठन में भी उनको उत्तरदायित्व देते हैं, प्रतिनिधित्व देते हैं और सत्ता में भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी सत्ता को उसका उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि लोकतंत्र का ये अपने आप में आलोक जी, लगता है तकनीकी खामी है, उसको एक बार दूर कर लेते हैं। आपका पक्ष जानने के लिए एक बार फिर से मैं आपके पास बतानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि लगातार चाहे वो पार्टी का फोरम हो, चाहे जमीन पर जब हमारे नेता जाते हैं तो उनके साथ विचार मंथन करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और जिस तरीके की जरूरतें होती हैं सत्ता में, अगर वो भागीदारी की भी बात होती है तो भागीदारी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये बात बहुत मायने रखती है कि व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी होती है। हम अगर व्यक्ति को कहीं इग्नोर करना होता है, पार्टी की कहीं प्राथमिकता देनी होती है तो निश्चित रूप से हम देते हैं, लेकिन पार्टी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण देश होता है और हम मान के चलते हैं कि देश में सभी। ठीक है आलोक जी, आपके पास मैं लौटूंगा। सुनील अर्कवंशी जी, आप तो ओवैसी के साथ जुगत बैठा रहे हैं, यहां पर ओबीसी वोटर्स को साधने में अब बीजेपी लग गई है। जी, आप तो सवाल पूछ रहे थे शायद। सुनील जी जी बताएंगे। सुनील जी, मैं कह रहा हूं कि आप तो ओवैसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहां ओबीसी वोटर पर सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले बात आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की ये आज की पहल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत पहले की पहल है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव नजदीक आता है तो मंत्री पद से नवाजने का काम करते हैं। 2014 में माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने अपना दल शामिल था भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मगर 2014 में केंद्र में सरकार बनाई, सांसद बने, मगर उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया 2016 में। वही काम फिर इन्होंने सरकार बनवाने का काम किया, मगर मंत्री कब बनाया गया? 2021 में, क्योंकि 22 का चुनाव आ गया, उधर 17 का चुनाव था। तो ये वोट की राजनीति के लिए पिछड़े लोगों को लुभाने का काम करते हैं, पिछड़े लोगों की जातियों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, मगर उनके हक हिस्सा अधिकार की बात नहीं करते। उनको नौकरियों में कैसे हिस्सेदारी मिले, उनके लोग थाने और कलेक्टर में कैसे जाने का काम हो, संविधान पर लेकर उनकी कोई चर्चा नहीं होती। न्याय समिति की रिपोर्ट आज लागू होने के लिए चर्चा नहीं करेगी बीजेपी। आज जो रिपोर्ट लागू करने के लिए बीजेपी चर्चा नहीं करेगी। वोट को साधने के लिए पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को लुभाने का काम कर रही है। इसके अलावा इनका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ वोट लेना है इनका, और उसके अलावा इनको कुछ देना नहीं है। देने के नाम पर सिर्फ लालीपाप देना है कि आप हमारी पार्टी में रहकर मंत्री पद लीजिए, आप अपना सुख सुविधा देखिए और समाज की कोई भी आप हिस्सेदारी की बात करेंगे तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। और वही हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं भारतीय समाज पार्टी के श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि हम आपकी यहाँ सत्ता में मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं। आप जो अगर पिछड़े उन दलित अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमको यहाँ पहुंचाने का काम किया है, आप इनकी बात को नहीं सुनोगे, आप इनको हक हिस्सा अधिकार नहीं दोगे तो हम आपके साथ रहने वाले नहीं है। आप देखिए किस तरीके से पिछड़े सम्मेलन इन्होंने किए थे पिछली बार, और हम लोग मान लिया अभी बीजेपी भी तो अल्पसंख्यक लोगों को लुभाने के लिए लगी हुई है। या मुस्लिम समाज से वो लोग नहीं आते हैं, उनको भी लुभाने में लगी। अब हम लोग किसी से जो रिश्ता करते हैं, हम लोग किसी से अपना कुर्मा बढ़ाने की बात करते हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा में लाने की बात करते हैं, तो ये लोग कहते हैं जातिवादी लोग हैं। अरे तो अब इनका जातिवादी प्रेम नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब ये लोग सिर्फ ये जातिवादी मानसिकता से दूर निकलने का काम करें। अब वो भी तो करेंगे ना सुनील जी, जब आप अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं तो बीजेपी को भी तो चिंता होगी ना। फिर धर्मेंद्र यादव जी आपकी पाली में कौन कौन है? ठीक है सुनील जी, एक एक कमेंट सबका हो जाए पहले, उसके बाद में आ रहा हूं। ठीक है
सिर्फ ठीक है। सत्ता में जाने के लिए उनका ठीक है, हिस्सा धर्मेंद्र यादव जी। ना देने की बात करते हैं, सिर्फ सत्ता में जाने के लिए वो उस तरीके की जुगाड़ लगाने का काम करती है, ठीक मगर है। अब जुगाड़ लगने वाली नहीं है। बीजेपी ठीक है सर, ने जो पिछड़े ठीक है सुनील जी, हो के गया द्वारा प्लीज। सरकार बनाने का काम किया था, मगर अब उनकी जुगाड़ लगने वाली नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, आपकी जुगलबंदी किसके साथ चल रही है? देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो पहले तय कर चुका है और मीडिया में भी बयान आ गए हैं कि हम छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और छोटे छोटे दलों के लिए हमारा दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। और इसका मात्र एक कारण है कि हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में कम से कम 2022 के चुनाव में सामाजिक न्याय जरूर हो। तो सामाजिक न्याय में हर व्यक्ति की सहभागिता हो, हर समाज का व्यक्ति जुड़े, हर जाति का जुड़े, हर धर्म का जुड़े, और जो सरकार की नीतियां हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। क्योंकि अगर उनका व्यक्ति कैबिनेट में नहीं होगा, सरकार में भागीदारी नहीं होगी, तो मुझे लगता है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना आसान नहीं होता है, मुझे बोलना बहुत आसान होता है। बाकी जो आलोक जी कह रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, भागीदारी सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी है, केशव प्रसाद मौर्य जी की और स्वतंत्र देव सिंह जी की भागीदारी तय कर दे। आपको याद होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी चूंकि पिछड़ी जाति से आते हैं, उनका काम क्या है भारतीय जनता पार्टी में, मैं आपको चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ। जब 2017 का चुनाव था तो उस समय केशव प्रसाद मौर्य जी गंगा जल ला करके उस गद्दी को शुद्ध कर रहे थे जिसको उनको बैठना था। लेकिन वो ये बात भूल गए कि वो गद्दी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर वो पिछड़े वर्ग के लिए होती तो उसको धुलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पवित्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गंगा जल लेके आए बेचारे, गद्दी को धुले, उसके बाद योगी जी उस पर बैठ गए, फिर वो देखते रह गए। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी पिछले 5 साल से, इस बात को ध्यान रखिएगा और प्रदेश के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, पिछड़ी जातियों को खासकर बताना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में उनका संघर्ष कितना बड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य जी का, वो स्टूल से संघर्ष कर रहे हैं, पहले प्लास्टिक का स्टूल, अब लकड़ी का स्टूल, और किसी मंच पर उनको सोफे पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। एक आपने वीडियो देखा होगा, एक इनकी मीटिंग थी, कोई रैली थी, उसमें एक वरिष्ठ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका कद बड़ा है, इतने बड़े नेता इस तरह का छोटा हरकत नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने हाथ पकड़ के ऊपर उठाने का काम किया तो उनका हाथ उन्होंने झटक दिया, उसको फेंक दिया हाथ कि भाई मेरा हाथ मत पकड़ो, मेरा हाथ पवित्र हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जो इनका बड़ा नेता है वो पिछड़ी जाति का, उसको स्टूल से सोफे तक आने में 5 साल लगे और सोफे तक पहुंच नहीं पाया, गद्दी तक पहुंचने की बात बहुत दूर की है। दूसरी बात मैं स्वतंत्र देव सिंह की बता देता हूँ, स्वतंत्र देव जी की भी वही हालत है, वो सोफे पर नहीं बैठ सकते। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी मानसिकता की है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, इसका जवाब जावेद जी, ठीक है, इसका जवाब आलोक जी से हम लेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले जावेद जी से कमेंट हम ले लें। जावेद जी, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है सर? सभी अपने अपने वोट बैंक को साधने की जुगत में लग गए। अब देखिए, जहां बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही थी, तो अब बीजेपी ओबीसी सम्मेलन भी आयोजित करने जा रही है सितंबर अक्टूबर में। आप लोग क्या कर रहे हैं? इसे पराग जी, 5 साल तक जातिवाद के खिलाफ आप जो है बयान दें, जातिवाद की भर्त्सना करें, निंदा करें, और उसके बाद जब चुनाव आए तो आप जातियों को साधने का काम करें, जातियों को भ्रमित करके उनको मूर्ख समझने का काम करें। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि जिन पिछड़ी जातियों का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने पहले किया था, क्या इस चुनाव में वो अपना हिसाब नहीं मांगेंगे जी? अगर भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास किया होता, जिस सर्व समावेशी विकास की वो बात करते हैं, अगर किया होता तो उसको जातियों को साधने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इन्हीं जातियों की, पिछली जातियों की अगर बात की जाए तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का अधिकार भी तो इसी सरकार ने हड़पने का काम किया। उसकी जवाबदेही क्या विपक्ष की है? ये तो सत्ताधारी दल की है। सत्ताधारी दल से ये सवाल जरूर ये पिछली जातियां करेंगी कि पिछली जातियों के वो बच्चे जो जिनके अधिकार हड़प लिए इस सरकार ने, वह धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां और पुलिस का उत्पीड़न बढ़ रहा है, सरकार उन पर मुकदमे दर्ज करा रही, उनके अभिभावकों के साथ धमकी दे रही है कि इनको भी हम मुकदमे में दर्ज करके इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे, अन्यथा ये अपने बच्चों को घर में बैठाने का काम करें। तो ये जो पिछड़ा काल है, अब आप देखिए कि ये कितने नीचे जा सकते हैं, इनका चरित्र आप देखिए पराग जी, कि एक बात मेरी हो जाए 5 सेकंड में, कि जिन कल्याण सिंह जी को ये हिंदू हृदय सम्राट कहा करते थे, जिनको इन्होंने 2 बार अपमानित करके भारतीय जनता पार्टी से निकाला, उनका चुनाव के पहले असमय दुखद देहांत हुआ, तो वो हिंदू हृदय सम्राट को इन्होंने पिछली जात का नेता बता दिया। पर इन्होंने 3-4 दिन डिबेट करवा दी और बड़े बयान दे दिए कि ये हुआ वो हुआ, विपक्ष में ये नेता फला संप्रदाय के वोट के लालच में वहां श्रद्धांजलि दे। ये जो इनका चरित्र है,
यह देश विरोधी और समाज विरोधी चरित्र है। इनका तो शुरू से इतिहास रहा है। ठीक है, धर्म को धर्म से लड़ा दो, जात को जात से लड़ा दो। अरे जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी जातियों में विभाजित करके। ठीक है सर, आप सर तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने आपके ऊपर कई सवाल दाग दिए, आप जवाब दीजिए कि आखिर महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, अपराध का क्या होगा, ये तमाम सारे मुद्दे विपक्ष गिना रहा है, लेकिन आप जातियां सम्मेलन जातियों के आयोजित करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे सवाल जो हमारे पैनल पे साथी बैठे हैं वो कर रहे थे, जो आपने बाइट से सुनाई उनको भी मैं सुन रहा था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा वक्त मुझे चाहिए क्योंकि मैं सबका जवाब देना बोलिए सर, बोलिए। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं, कह रहे थे कि हमने पिछड़ों के लिए क्या किया। अभी मैं उनका सवाल पहले गिनाऊंगा, हमने क्या किया वो तो उनके सामने है, वो उनकी मजबूरी है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के वकील है। अगर वो इस तरीके का सवाल नहीं पूछेंगे, इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो उनकी वकालत छीन जाएगी, अखिलेश यादव उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अभी मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से बहुत लोगों ने अपने आप को जोड़ा था, निश्चित रूप से यादव भी थे और पिछड़े समाज के बहुत सारे नेता भी थे। उनको लगता था कि समाजवादी पार्टी और खासतौर से मंडल आयोग की जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक जीवन में परिवर्तन आया था उससे समाजवादी पार्टी के साथ निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जुड़े थे, इसमें कहीं किसी को शक नहीं होना चाहिए जी। लेकिन इन्होंने किया क्या, अभी हाल में पटेल यात्रा इन्होंने निकाली। पटेल यात्रा में मैं देख के अचंभित रह गया कि किसी पटेल नेता का कोई तस्वीर ही नहीं। सरदार पटेल हमारे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, कहीं उनकी कोई तस्वीर नहीं। इनके अपने पार्टी में बहुत सारे पटेल समाज के लोग थे, उनकी कहीं कोई तस्वीर नहीं। इनके अपने जो अध्यक्ष हैं वो कहीं नीचे दिखाई पड़ते हैं, बाकी ऊपर आजम खान तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पटेल यात्रा में पटेल समाज का कोई नेता नहीं है। तो ये दूसरे समाज की किस तरीके से इज्जत करते हैं, थोड़ा आईना देख ले। अभी कुछ दिनों पहले मैं जा रहा था हजरतगंज की सड़कों पर, तो समाजवादी पार्टी लाल टोपी लगाए उनके कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर आईना लिए फिर रहे थे। मैं उनसे कहना चाह रहा था कि जाइए आईना दिखाइए अखिलेश यादव, बताइए उनको कि किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश का हाल कर दिया। मेरे पास एक आंकड़ा लेकर मैं बैठा हूं, जब इनकी सरकार थी 2016 में, 2012 से 2014 तक, माफ कीजिए 2015 में 86 एसडीएम भर्ती हुए उत्तर प्रदेश में, इसमें 56 यादव। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है 2014 में 60% यादव पुलिस अधिकारी थे, और केवल लखनऊ की बात अगर मैं करूं तो 40 पुलिस स्टेशनों पे जो उनके एसओ होते हैं, जो उनके अधिकारी होते हैं, उसमें 32 यादव समाज के लोग थे। आपने समाजवादी पार्टी में पिछड़ों के साथ क्या न्याय किया? हमारे पास तो बहुत दायित्व है, हमको सभी को लेकर चलना है, पिछड़ों को भी लेकर चलते हैं, दलितों को भी लेकर चलते हैं, महिलाओं को भी लेकर चलते हैं, किसानों को भी लेकर चलते हैं। उसका डेटा भी हमारे पास है, वो भी मैं लेके आपको बैठा हूं, क्योंकि मैं हवाई बात नहीं करना चाहता। जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश पहले दर्जे पे है। सबसे शानदार बिजनेस का माहौल हमने उत्तर प्रदेश में बनाया है, ये हमारी ताकत है। और उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, प्रतिवर्ती आय दुगनी हुई है, ये भी रिपोर्ट है, अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। नौकरी की बात आप करते हैं, नौकरी और रोजगार सृजन में बेरोजगारी की दर 2017 में 17.5% थी, 2021 में घटकर 4.1% हो गई है। ये हमने किया, ये हमारा डाटा नहीं है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। ठीक है जावेद जी, आ रहा हूं मैं, जवाब ले लीजिएगा फिर। जावेद जी मैं आ रहा हूं। मैं आपकी बात, आलोक जी थोड़ा महंगाई पर भी बोलिए प्लीज सर। ठीक है जावेद जी एक बार सुन लीजिए, जावेद जी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा सर, प्लीज एक बार सुन तो लीजिए सर। जावेद जी एक बार सुन लीजिए, जावेद जी एक बार सुन लीजिए। अच्छा महंगाई पर भी बोल रहे हैं आलोक जी। सीएमआई की रिपोर्ट है, थोड़ा पढ़ना सीखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं। जावेद जी देखिए समय खराब हो रहा है, प्लीज सर। ठीक है प्लीज सर, प्लीज जावेद जी आलोक जी, गुंडे हमारी पार्टी ठीक है। अभी 2-4 दिनों की बात है, एक बड़ा माफिया पड़ रही उत्तर प्रदेश में, मुख्तार अंसारी। अभी आलोक जी सर एक एक करके प्लीज। अखिलेश यादव की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, अखिलेश यादव की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि एक माफिया को उसको पार्टी में शामिल करना पड़ा? अरे ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता है आलोक जी, जावेद अहमद जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। ठीक है धर्मेंद्र जी के पास आपका सवाल लेकर जा रहा हूं मैं। ठीक है आलोक जी, जावेद जी प्लीज सर, प्लीज सर समझिए सर, समय खराब हो रहा है प्लीज। जावेद अहमद जी सर आप समझिए सर, प्लीज सर। जावेद जी जब आप बोल रहे थे तो कोई बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो भी इलेक्शन हुए, चाहे वो 2014 के हुए, 2017 के हुए, 2019 ठीक है सर, ठीक है
है प्लीज सर, मुझे आप लोगों को ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा प्लीज सर, समझिए सर, समझिए। जावेद जी, आलोक वर्मा जी प्लीज। ठीक है, जावेद अहमद जी, आलोक वर्मा जी प्लीज सर, समझिए सर, एक एक करके बोलिए। उत्तर प्रदेश में ठीक है जावेद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, जावेद जी मैं आ रहा हूं आपके पास प्लीज। ठीक है, ठीक है सर, प्लीज शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए, धैर्य रखिए थोड़ा प्लीज। सपने आप देखते हैं हसीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं आप। अखिलेश यादव जी से कभी पूछा कोरोना पीरियड में कहां थे वो? अरे आलोक जी, जावेद अहमद जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी बैठे हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, अखिलेश यादव पर आइएगा, लेकिन शांत हो जाइए पहले। आपको भी पता नहीं होगा कि किस जगह पे थे वो। ठीक है, प्लीज ऑडियो डाउन किया जाए दोनों का प्लीज। जावेद जी, आलोक जी प्लीज, ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे नहीं होगा। जावेद अहमद जी, आलोक वर्मा जी प्लीज। हुआ है जरा आईना देखिए, अरे सर, बाकी लोगों को तो सुनिए, दर्शक क्या समझ पा रहे होंगे आपकी बातों को। नहीं है, जमात की राजनीति कर लीजिए 2022 आपको। जावेद अहमद जी, आलोक वर्मा जी, गलत है सर, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। ठीक है, आप लोग बने रहिए, मुझे रुकना पड़ रहा है प्लीज। के लिए तरह तरह की जुगत करते हैं, बीजेपी कर रही तो क्या बुरा है सर इसमें? का जवाब देने से पहले मैं आलोक जी के बात का जवाब दे दूं। हाँ। आलोक जी ने जिक्र धर्मेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आवाज, हाँ आप जा रही है मेरी? जी बोलिए सर। आलोक जी कह रहे थे लाल टोपी दिख गई, और सदन में इनके योगी जी ने ये बयान दिया कि लोग टोपी पहन के आते हैं, पता नहीं कौन सी टोपी पहन के आते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि यही इनकी संस्कृति है, यही सभ्यता है, यही परवरिश है इनकी? मतलब कोई क्या पहन रहा है, इसे क्या लेना देना है? मैं कहता हूँ कि सदन के अंदर योगी जी जो कपड़े पहन के आते हैं वो अपने कपड़े उतारते हैं, हम अपनी टोपी अरे हमें, हम कहाँ कह रहे हैं आपको बुरा? आलोक जी सुन लीजिए, अपनी बारी का इंतजार करिए प्लीज। बुरा लगने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा अरे ठीक है ना भाई, जब कुर्ता पैजामा पहनेगा आप कुर्ते पैजामे की बात करेंगे, पैंट शर्ट पहनेगा आप पैंट शर्ट की बात करेंगे, हम लाल टोपी पहचान है आपकी, इसमें क्या बुरा लगने वाली कौन सी बात है? नहीं है भाई क्यों बुरा लग रहा है? कभी आपको अब्बा जान कह देने पर बुरा लग जाता है, कभी लाल टोपी की पहचान आपने खुद पहचान बनाई है साहब। बेटी की हत्या करवाने में अच्छा लगता अरे है। आपने पहचान बनाई है, अरे क्या बुराई लगती है इसमें मुझे बताइए ना साहब, क्या बुरा लगता है मुझे जरा ये समझा दीजिए साहब। सारे तो अच्छे लगते हैं, कानपुर का अरे क्या बुरा लगता है, क्या बुरा लगता है? अरे लाल टोपी आपकी पहचान। ठीक है आलोक जी, समाजवादी आ रहा हूं मैं आपके पास। धर्मेंद्र यादव जी अपनी बात पूरी करिए। अरे साहब मुद्दों पे बात कीजिए। अरे लाल टोपी आपकी पहचान है, आपको तो गर्व होना चाहिए। आपकी पहचान, अरे आपकी पहचान पे हम गर्व कर रहे हैं साहब, आपको किस बात का एतराज है? हम भी तो आपकी पहचान पे गर्व कर रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, क्यों चिल्लाने लगे बीच में, क्यों दर्द हम होने कहाँ लगे? चिल्ला रहे हैं? ठीक है आलोक जी, प्लीज बीच में मत बोलिए। सवाल किए आप सवाल पे आते ना, लाल टोपी पीली टोपी पे कहाँ चले गए आप? धर्मेंद्र जी अपनी बात पर आइए सर, मुद्दे पर आइए। यादव जी प्लीज। अखिलेश यादव जी ने लिया, आप उत्तर प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं? हम तो इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम तो इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक माफिया के भाई को लेने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है जरा मैं पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश को कहाँ आप ले जाना चाहते हैं? कौन सा ख्वाब लेकर आप आगे चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? हमने बहुत मुश्किल से संभाला है उत्तर प्रदेश को, 4.5 साल में बहुत पापड़ बेले हैं हमने, बहुत मुश्किल आई है हमें माफिया से, माफिया को हटाने में। मुख्तार अंसारी को पंजाब से लेकर के बहुत। ठीक है आलोक जी, धर्मेंद्र जी हो गया सर, अब प्लीज नहीं धर्मेंद्र साहब बताइए, एक एक करके बोलिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं सुनील जी के पास अब जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सुनील जी के पास अब मैं जा रहा हूँ प्लीज सर। मुझे बता दीजिए। ठीक है आलोक जी, धर्मेंद्र यादव जी। लाल टोपी पे कहाँ ले आलोक जी प्लीज सर, लगातार मत बोलिए सर, लगातार मत बोलिए, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, प्लीज लगातार मत बोलिए। सवाल का जवाब दीजिए साहब, सवाल बहुत सारे पूछे। धर्मेंद्र यादव जी, आलोक वर्मा जी। अरे अभी सवाल, अभी लाल टोपी पे अटक गए आप, हमने जवाब दिया ना,
जवाब दिया सर, आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि मुद्दों पर जवाब नहीं है आप लोगों के पास? आप लोग यही दिखाना चाहते हैं कि मुद्दों पर जवाब नहीं है, ऊल जलूल बातों बहस करनी है सिर्फ? दूसरे नंबर पे है। अगला 5 साल जब हमको मिलेगा तो हम पहले दर्जे पे पहुंच जाएंगे, आंध्र प्रदेश को भी पीछे छोड़ देंगे। अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र पहले नंबर। धर्मेंद्र यादव जी, आलोक वर्मा जी, हो गया सर प्लीज। हमने माहौल बनाया है यादव जी, हमने माहौल बनाया है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश को गर्त में ले जाना चाहते हैं। जरा ये सवाल आलोक जी, धर्मेंद्र जी, कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं, खुद समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सुनील जी, ठीक है सर, ठीक है सुनील जी, जब विपक्ष अपराधियों में भी जाति खोज ले तो क्या बीजेपी पिछड़ों का सम्मेलन आयोजित नहीं कर सकती है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जितेंद्र सिंह को शामिल करने का काम किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जी ने उसका विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकालने का काम किया। वहीं गुलदस्ते, बहुत अच्छी सी तस्वीरें अभी आई थी। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं कि वो उनकी। अब रही बात रोजगार की, सुनिए, सत्ता पाने की लड़ाई कौन नहीं लड़ रहा है यहाँ पर बताइए। आप चार लोग बैठे हैं, आप चारों लोग चाहते हैं कि आपकी पार्टी की सत्ता है। सत्ता की लड़ाई तो है ना, सत्ता की ही लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई। मेरा सवाल यह था कि जब आप लोग अपनों में जाति खोज लेते हैं तो क्या बीजेपी पिछड़ा सम्मेलन आयोजित नहीं कर सकती है? जब बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर सकती है तो क्या बीजेपी नहीं ओबीसी सम्मेलन आयोजित कर सकती है? नहीं, बिल्कुल कर सकती है, मगर सिर्फ सम्मेलन ही करेगी। सम्मेलन करने वाली जातियों को हक हिस्साधिकार कब देगी? उनके तो आरोप है कि पूरे 5 साल तक, 4 साल तक आप लोग भी कोई सम्मेलन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? 1 साल पहले से तैयारी की जाती है ना? नहीं, बिल्कुल, हम लोग भी लगातार जन चौपाल के माध्यम से, हम कोई सम्मेलन के ऐसे तो बीजेपी कहेगी उनकी भी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी सक्रिय रहते हैं, लेकर सम्मान देने का काम कर रहे हैं उनको। हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा का काम ही यही है कि सभी जातियों को लेकर काम करने का। हमारा मकसद ये, भारतीय जनता पार्टी के अभी आंकड़े दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश में। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जो अभी हमने करोड़ों लोगों को अन्न बांटने का काम किया। आप अभी थोड़े दिन भी पहले की एक घटना देख लीजिए, जो रोजगार जो अगर होता तो मध्य प्रदेश में चूड़ी बेचने जाने का काम हरदोई का व्यक्ति नहीं करता, जहां उसको पीट कर मारणासन करने का काम कर दिया गया। तो रोजगार तो साफ दिख रहा है कि आप किस तरीके से उत्तर प्रदेश में रोजगार दे रहे हो, किस तरीके से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं और वहां धर्म के नाम पर पिटाई करी जाती है उनकी। तो ये सब छुपा नहीं है, सारी चीजें आई हैं, ये सब कुछ साफ हो चुका है कि किस तरीके से रोजगार दिया जा रहा है। कि अभी आंकड़े आपने बताए, मगर आप बताइए, जब आपने रोजगार दिया होता तो आपको अन्न बांटने की आवश्यकता क्या जरूरत थी? वहां पर उसके पास रोजगार होता तो वो अपने आप खुद ही व्यवस्थित कर लेता। ना यहाँ पर रोजगार है, ना यहाँ पर क्राइम घटा हुआ है। ये सिर्फ आंकड़ेबाजियों के खेल की सरकार चल रही है। पेपर और मीडिया में सिर्फ आंकड़े पेश करिए, इसके अलावा कुछ भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। जावेद अहमद जी, ठीक है जावेद अहमद जी, सवाल देखिए आपसे भी वही मैं पूछ रहा हूं। आप लोग कहते थे कानपुर एनकाउंटर पर कि ब्राह्मणों की विरोधी ये सरकार है, और अब बीएसपी ही देखिए ब्राह्मण आयोजन कर रही है, ब्राह्मण सम्मेलन का, ताकि ब्राह्मणों को अपने पाले में लाया जा सके। बीजेपी अगर ओबीसी सम्मेलन कर रही है तो उसमें क्या बुरा है? देखिए पराग जी, कोई सम्मेलन, ये जो जातियों वाला खेल है ये शुरू हो गया है, ये सब पार्टियां कर रही हैं, कोई एक नहीं है इसमें। देखिए कांग्रेस जो है वो समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध, किसी एक जात विशेष के लिए नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, एक समुदाय विशेष के साथ साथ उसने ब्राह्मणों का, दलित और पिछड़ी जातियों के साथ किस तरीके से दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक व्यवहार किया है, किस तरीके से उनका दमन करने का काम किया, ये सब सर्वविदित है और आप सब लोगों ने देखा है और खूब इस पर चर्चा की है, खूब समाचार दिखाए। सवाल इस बात का है कि एक तो जो हमारी व्यवस्था है संवैधानिक, यहाँ पर जात या संप्रदाय के नाम पर हम वोट नहीं मांग सकते, लेकिन उसके बाद भी अधिसूचना के पहले ये सारे खेल खेले जाते हैं। पिछली बार भी ये है कि जिन जातियों को आप साधने का प्रयास कर रहे हैं, सवाल इसी बात पर खड़ा होता है कि सत्ता के काल में जिस समय आप सत्ता में हैं, उस समय आपने इन शोषित, पीड़ित, वंचित जातियों और वर्गों को के लिए आपने क्या काम किया? जब कोई काम नहीं किया है तो प्रश्न जरूर होंगे। आज विकास पर कोई चर्चा नहीं है उत्तर प्रदेश में, देश में 5 ट्रिलियन
इकोनॉमी बनाने का दावा करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सांसद और अपने मंत्री के पति का लेख और बयान देख लें। इसमें 2.85 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हवाले की थी। आज कितनी इकोनॉमी बढ़ी है, तो इन्वेस्टर समिट के नाम पर कितना खर्चा, और उसके बाद उसका परिणाम क्या सामने आया है। यह सब देश कुपोषण के मामले में हम देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर हेतु है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, तो भारत सरकार के आंकड़े। विधानसभा में माननीय विधायक और सांसदों के सरकार ने जो कुछ कहा है वह भयावह तस्वीर पैदा करता है कि देश उत्तर प्रदेश में ठीक है प्रतिदिन दलित बेटियों के साथ, दलित महिलाओं के साथ, पिछड़ी जातियों ठीक है के साथ कितना अत्याचार अपराध बढ़ा। ठीक है, उत्तर प्रदेश अपराध में भी देश में नंबर 1 हो गया। आप पिछड़ों का अधिकार भी हड़पेंगे, साक्षात प्रमाण है हमारे सामने। सहायक शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी मांग कर रहे पिछड़े वर्ग के कि आप जातिवार अभ्यर्थियों के जो परिणाम आए हैं आप घोषित कर दीजिए। पिछड़ा वर्ग आयोग जो इनका नामित किया हुआ है, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं आलोक जी से। भी आरोप लगाया कि पिछड़े अभ्यर्थियों का अधिकार हड़प लिया है। ठीक है, सरकार बोल रही है कि हम बिल्कुल सही है। ठीक है आलोक जी, के समन की जहां तक बात है, और दलितों के साथ तो बुरी तरीके से बर्ताव इस सरकार के विधायकों ने, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों तक ने किया है। क्या इसका पश्चाताप है भारतीय जनता पार्टी को? इतने कुपाई की जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए डंडा चलाया, तब उस माननीय विधायक को जेल भेजने का काम किया गया। उसके पहले ठीक है, माननी कर रहे थे। ठीक है जावेद जी, ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं आलोक जी। आलोक जी, ओबीसी के रास्ते 2022 के वास्ते यही है गणित है। क्या विपक्ष की सक्रियता से बीजेपी को खतरा नजर आ रहा है, इसलिए ओबीसी को साधने की कोशिश है? बड़ी मुश्किल ये हो जाती है कि हमारे साथी कुछ सवाल रख के चले आते हैं और वही सवाल प्रियंका गांधी जी को भेज देते हैं, उनको बड़ा कंफ्यूज करते हैं। अब आप सुन लीजिए सवाल, अब इनका तो आवाज म्यूट कर दीजिए। जावेद जी, आप मौका दीजिए सर, मौका तो दीजिए सर, सबको मौका दीजिए प्लीज, एक एक करके। इनका जवाब, अरे मैं बहुत शांत होकर के जवाब देना ठीक है आलोक जी, बोलिए। आपने उठाया और उसके बाद आपको कहीं कोई एतराज हो तो आप फिर बोल दीजिए। तरीका तो यही होता है इसका, डिबेट का तरीका तो यही होता है। बीच में बोलेंगे तो आप ना हम आपकी बात सुन पाएंगे ना हमारी बात सुन पाएंगे। जावेद जी प्लीज सर, उम्मीद करता हूँ आपसे, सर जावेद जी उम्मीद कर रहा हूँ आपसे आप सुनेंगे प्लीज। तो मैं अपनी बात बोलूं, अपनी अपनी बारी पर बोलिए। ज्यादा बेहतर तरीका है। आपने जो सवाल हमारे कांग्रेस के, उन्हीं पर मैं देना चाहूंगा। जो बात ये यहाँ कह रहे, इन्होंने प्रियंका गांधी को कह दी। प्रियंका गांधी जी का एक बार ट्वीट आया, शायद आपने भी देखा, नौकरियां जो 4 लाख आप कहते हैं वो कहाँ है। हमने उस ट्वीट का जवाब भी दिया था। हमने उनको 4 साल में 4,03,793 बेरोजगारों को दी। हमने उनको ये भी बताया कि आउटसोर्सिंग के जरिए 2,73,57 नौकरियां दी हैं। संविदा जरिए 47,000। गांधी जी का कभी जवाब नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस के साथी सवाल करते हैं और जावेद जी आऊंगा मैं, धैर्य रखिए सर। जवाब देते ना, हवा हवाई बात नहीं करता साहब, मैं हवा हवाई बात नहीं करता। अब आप सुन लीजिए पहले, आप जितने सवाल किए मैंने उसे नोट कर लिया। आपने जितने सवाल किए मैं उन सवालों को बारी बारी से, उन सवालों का बारी बारी से जवाब देना चाहता हूँ। अगर आप इस डिबेट को चिल्कों की डिबेट बनाना चाहते हैं, अगर आप इस डिबेट चिल्कों की डिबेट बनाना चाहते हैं तो मैं उस पर भी तैयार हूं, लेकिन अगर तो जवाब भी ले लीजिए। अब साथी क्या चाहते हैं बताइए, हमारे एंकर साथी इसका जवाब दें। जावेद जी, हमारे एंकर साथी इसका जवाब दें। सवाल एक बार कर चुके, आपने हमसे सवाल लिया, अब हमारी बारी है जावेद जी जवाब देना। इनके सारे सवालों का जवाब है। थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए, एक बात पूरी हो जाए आप काउंटर करिएगा, लेकिन बीच में नहीं। दर्शक समझ ही नहीं पाएंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो लोगों को क्या समझ आएगा। आपने जो सवाल हमारे कांग्रेस के आलोक जी बात पूरी करिए अपनी जल्दी से। जी, हमने जो नौकरियों का आंकड़ा दिया वो आपको भी दे दिया और प्रियंका गांधी जी को भी दे दिया। प्रियंका गांधी जी का जवाब हमारे पास नहीं आया। अभी उन्होंने कहा नौकरी कहाँ है, लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। हाँ ठीक बात है, 100% बेरोजगारी हमने दूर नहीं कर पाए। आने वाला 2022 में एक बार फिर से जीतेंगे, 100% बेरोजगारी हम उत्तर प्रदेश की खत्म करेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन पहले की जो सरकारें हैं उनसे बेहतर काम हमने किया है। अभी आपने आंकड़ा देखा नहीं होगा, ये आंकड़ा हमारा नहीं है, CMIE का आंकड़ा है। 17.5% बेरोजगारी की दर थी समाजवादी पार्टी की जब शासन था 2017 में। 2021 में मार्च का डेटा आया है
4.1% बेरोजगारी की दर है उत्तर प्रदेश की। तो ये आंकड़ा अगर आप समझ लो, आप ठीक है धर्मेंद्र जी, इसका जवाब देना चाह रहे हो, उसके बाद जावेद जी आपके पास आ रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है आलोक जी, हो गया सर, हो गया। धर्मेंद्र यादव जी बोलिए। जावेद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, जावेद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र यादव जी अपनी बात रखिए। ठीक है आलोक जी, अब हो गया सर आपका जवाब, अब सुन लीजिए। रिपोर्ट है, इसको बताओ पहले। अरे क्या प्रदेश में झूठ बोल रहे हैं बैठे बैठे? हमने क्या प्रदेश में कारोबार को आसान बना दिया। आज दूसरे दर्जे पर है, आज उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे दर्जे पर है। आसान हमने बना दिया है बिजनेस, अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर पहुंचा दी है। बहुत सारे काम हमने किए हैं। आपके समय आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतरराष्ट्रीय आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी सर आप सुन लीजिए। आप भी उम्मीद कर रहे थे ना दूसरे लोग ना बोले, अब आपका जवाब कंप्लीट हो गया, बाकी लोगों को सुनिए। धर्मेंद्र यादव जी अपनी बात रखिए। आप जिस समय उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गए थे, कांग्रेस के साथी अच्छी सवाल भी पूछे प्रियंका गांधी आए, महामारी का समय था तो 1.5 साल आप कहाँ थे? अभी अखिलेश यादव से जरूर पूछिएगा, समाजवादी पार्टी के साथी, जब महामारी का समय था तो आपको आजमगढ़ जाने की भी फुर्सत नहीं मिली। घरों में थे। उत्तर प्रदेश में केवल मुख्यमंत्री सड़कों पर दिखाई पड़ते थे। उत्तर प्रदेश में हमारे जो मंत्री है वो सड़कों पर दिखाई देते थे। इस तरीके से लोगों की जिंदगी आलोक जी अच्छा सुन लीजिए एक बार धर्मेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, आलोक जी, आलोक वर्मा जी अच्छा एक बार सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव जी क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर जवाब दीजिएगा। 7 करोड़ टेस्ट हमने किए हैं कोरोना पे, आपके बस का नहीं है साहब। आप केवल मुख्तार अंसारी के भाई को सपोर्ट कीजिए। आप मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को गुंडों को सपोर्ट करके आप बनाइए, लेकिन बनने वाला नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की जनता को अगर पासवान समझ रहे हैं तो मान लीजिए पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया है। आपने जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तब आपकी शिकस्त हुई, कुल मिला के 54 सीटें आई। जब आपने बसपा के साथ गठबंधन 15 सीटें आपके पास आई, 10 मायावती जी के बाद 5 आपके पास। कोई रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता आपको अच्छी तरीके से पहचानती है। जरा जान लीजिए, समझ लीजिए, मेहनत करना बेकार है। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की राजनीति तमाशों से नहीं चलती। आप एक मजहब की राजनीति करेंगे, आप एक जाति की राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता आपको अपने सर पे बैठाने वाली नहीं है। ठीक है सर प्लीज एक एक करके आप बोलिए। आपके पास लोगों का दुख दर्द सुनने की धर्मेंद्र यादव जी, आलोक वर्मा जी, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए सर। आप लोग बिना बारी के ही बोल रहे हैं। देखिए सुनील जी कितना शांति से बैठे हुए आप लोगों को धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं, आप उनको भी सुन लीजिए। बहुत मुश्किल से हम उत्तर प्रदेश की जनता को आगे लेके आए हैं, अब हम पीछे नहीं जाने देंगे। आप बबलू जी के साथ रह सकते हो, आप माफिया की बात मत करो। बेटी हाथरस की बेटी को अरे आप बताइए ना, मुख्तार अंसारी के भाई को सपोर्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई? अखिलेश यादव जी पार्टी कार्यालय में उसे क्यों लेकर आए? कौन सी मजबूरी थी? मुझे बताइए ना, क्या बनाना चाहते हैं आप? संतुलीकरण कर दिया। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश को मुख्तार अंसारी के हवाले करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं साहब, जरा बता दीजिए। अरे जरा बता दीजिए। पुरानी बात करूंगा तो बहुत बात आएगी। अतीक अहमद जी की भी तस्वीर आएगी। अभी तो नई बात है, 2-4 दिन की बात है। जुम्मा 2-4 दिन बीते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं साहब? उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? जरा ये मुझको बता दीजिए। जरा ये उत्तर प्रदेश जानना चाहता है, जरा ये बता दीजिए। आपकी अरे साहब क्या रणनीति है? क्या रणनीति है? भ्रष्टाचार का शासन उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। ठीक है आलोक जी, ये तो जनता तय करेगी ना। अभी से आप कैसे कह सकते हैं, तो जनता तय करेगी। धर्मेंद्र यादव जी, आलोक वर्मा जी प्लीज प्लीज सर, हो गया सर, बहुत मौका आप दोनों को मिल गया। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी समझिए सर प्लीज, सर समय बर्बाद हो रहा है, समय खराब हो रहा है। सुनील जी देखिए बात जावेद जी में आ रहा हूं। बहुत अच्छी डिबेट को चलाने का काम किया, मगर उस डिबेट पर बात नहीं हुई। आज सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आज वो अपनी उपलब्धि गिनाने की बात कर रही है, मगर जिस पर डिबेट शुरू हुई थी उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आज सदन में बताएं, अन्य प्रवक्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए बैठे हुए हैं, आज
लगता है सदन में कि न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू होगी? ये उसी पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज की रिपोर्ट है जिसका आप सम्मेलन करने जा रहे हैं। आप तो सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, मगर आपने ये नहीं बताया कि हम जिनका सम्मेलन करने जा रहे हैं ठीक है, उनके लिए जो सदन में आवाज उठाने का काम ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। ठीक है सर।